गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। पहली बार जितने लोग जुड़े हैं भाई एक बार जय हिंद लिख दीजिए। जितने लोग यहाँ पर पहली बार जुड़े हैं एक बार जय हिंद लिख दीजिए और इसके बाद यहाँ पर लाइक शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए जय हिंद सभी को जय हिंद। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह आपसे निम्नलिखित किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था। चलिए बताइएगा। यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था। वन का ऑप्शन देना है। चलिए भाई देखिए वन का ऑप्शन काफी लोगों के जवाब बिल्कुल आ रहे हैं। याद रखिए सिंधु और झेलम, क्या सिंधु और झेलम नदी पर यह आपका स्थित है। याद रखिए जो तक्षशिला है ये पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है, ठीक है ना। तो तक्षशिला जो आप है ये प्राचीन काल में गांधार राज्य की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया है। बताइए कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया है। टू का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखो यहां पर आपका टू का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, जो आपके राजपूत हैं। क्या है, राजपूत वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया है। याद रखिएगा जो राजपूत का समय पीरियड था वो आपके 7 से लेके 12वीं शताब्दी तक का समय था, जिसे राजपूत काल कहा जाता है। और इस काल के महत्वपूर्ण राजाओं में जैसे आपने सुना होगा राष्ट्रकूट वंश, है ना, चालुक्य, चौहान, चंदेल, परमार, काफी लोग थे। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा राजपूत। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं। चलिए साथियों यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं। थ्री का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो थ्री का ऑप्शन सी हो जाएगा आपके सोनभद्र में है। कहाँ पर है आपके सोनभद्र, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना। और ये विंध्याचल और कैमूर पहाड़ियों में एक गुफाओं अर्थात आश्रमों में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था। चलिए बताइएगा कि खिज्र खां किस राजवंश से संबंधित था। फोर का ऑप्शन देना है। आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं। हमने आपको बताया था एक ट्रिक आपको बताया था कि आपको याद रहेगा दिल्ली सल्तनत की जितनी भी आपके यहाँ पर वंश है तो आपको याद रहेगा। यहाँ पर हमने बताया था गुल खिला तो सैया ला दो, है ना। क्या बताया था, गुल खिला तो सैया ला दो, है ना, ला दो। तो देखो यहाँ पर गु से हो जाएगा क्या, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। तो ये सैयद वंश का था जो आपका खिज्र खां था। तो यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पर सी नंबर फोर का ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर ये भी ट्रिक आपके जैसे गुलाम वंश में आपका कुतुबुद्दीन है ना, खिलजी वंश में, तो इनकी भी ट्रिक है। आपको धीरे धीरे सब ट्रिक पता चलती रहेंगी। क्लास से जुड़े रहिए, हर एक चीज आपको इतिहास की हर एक ट्रिक आपको मिलेगी हमारे चैनल पर। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। 5 का ऑप्शन देना है। कौन सा युग्म आपका सही नहीं है। देखो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है, लखनऊ में है। पहला पॉइंट तो आपका सही दिया गया है। निशात बाग कहाँ पर है आपके, जम्मू कश्मीर में है, ये भी आपका सही दिया है। फिरोज शाह कोटला मैदान जो कि दिल्ली में है, अरुण जेटली मैदान के नाम से वर्तमान में जाना जा रहा है। हुमायूं का मकबरा यहाँ पर इलाहाबाद दिया है। तो अभी बताइए हुमायूं का मकबरा जो है कहाँ पर है। तो भैया हुमायूं का मकबरा आपके कहाँ पर है, आपके दिल्ली में है ना। कहाँ पर है, आपके दिल्ली में है। और इस इमारत परिसर पर मुगल वास्तुकला से प्रेरित मकबरा जो आपका है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन है वो आपका डी वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं था। देखिए महात्मा गांधी के कुछ विचार थे। ये विचार में देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग, है ना, मशीनरी और नवीकृत तकनीकी का अधिकतम उपयोग, गांव या गांव सर्वोदय का पुनर्जन्म। देखो भाई इन्होंने कहा था गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, ये भी सही है। विकेंद्रीकरण इन पर फोकस किया था और गांव या गांव सर्वोदय भी पुनर्जन्म के लिए किया था। लेकिन उन्होंने कहा था कि जो मशीनरी सिस्टम है, तकनीकी सिस्टम, इसको ना करो, है ना। इससे जो आपका कह सकते हैं कि जो चरखा वगैरह चल रहे थे, है ना, ये तकनीकी की वजह से दिक्कत आ रही थी, इसलिए इन्होंने इस पर विचार नहीं किया है। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका कौन सा बनेगा, यहाँ पर इसे सी कर लीजिएगा ना। तो ये वाला आपका गड़बड़ी है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ नकारात्मक परंपराओं, पूर्वग्रहों और प्रथाओं को हटाने का प्रयास किया है। चलिए तो 7 का जो ऑप्शन इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, फ्रिंथरिंग सोसाइटी या फ्रीमेसन्स। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आप लोगों का आंसर देखिए, कुछ लोगों का जवाब आ भी रहा है और आपका जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा। इन्होंने ब्रह्म समाज पर फोकस किया था। किस पर किया था भाई, ब्रह्म समाज पर ही तो फोकस किया था ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर ए नंबर आपका, ब्रह्म समाज पर इन्होंने फोकस किया था। किस पर, ब्रह्म समाज। 1828 में 1828 कर लीजिए, पूरा क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो जाएगी तो उस दिक्कत को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपका हो गया 8 नंबर में कि यहाँ पर आपके राजा राम मोहन राय हो जाएगा।
यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है, ये आपके कहाँ पर स्थित है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहाँ पर 9 का ऑप्शन जो आपका है कौन सा हो जाएगा, तो ये है आपके मेरठ में है। याद रखिए ये जो मेरठ है इसे क्रांति नगरी है ना, कांची नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। बताइएगा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति इनमें से कौन हो जाएंगे। यहाँ पर 10 नंबर के ऑप्शन देखिए आपका हो जाएगा सी, सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था, तो आपके सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 1944 में सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित किया था और वहां से इन्होंने कहा भी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, आबू धाबी की राजधानी है, मतलब आबू धाबी किसकी राजधानी है। आबू धाबी ये यूनाइटेड अरब अमीरात की है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे नीदरलैंड की जो आपकी राजधानी होती है वो आपकी कौन सी होती है, नीदरलैंड की पूछे तो आपको जवाब क्या देना है, आपको बताना है एम्स्टर्डम। क्या बताना है, एम्स्टर्डम बताना है। दक्षिण कोरिया की पूछे तो आपको बताना है सियोल, और इटली की राजधानी क्या है, तो आपकी रोम है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वातावरण का महत्तम भाग है। ये बताइए वातावरण में सबसे ज्यादा जो गैस आपकी पाई जाती है वो आपकी कौन सी पाई जाती है। चलिए यहाँ पर 12 नंबर में देखिए ऑप्शन हो जाएगा सी, नाइट्रोजन गैस होती है, जो आपकी सबसे ज्यादा 78 पॉइंट समथिंग आपकी पाई जाती है। इसके बाद देख सकते हैं आपकी ऑक्सीजन जो आपकी होती है 20.95% करीब होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती तो आप क्या जवाब देंगे। चलिए हम आप लोगों से पूछ रहे हैं कि जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज होता है वो कितना होता है। आप लोग जवाब दीजिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज होता है आपके वायुमंडल में वो कितना होता है। चलिए यहाँ पर 0.00 होता है या 0.03 होता है, 0.03 होता है। ठीक है ना, 0.03 होता है, 00 नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर देखिए जो पूछा गया था वो आंसर आपका डी हो गया, और ये भी पॉइंट आपको याद रख लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। चलिए बताइए कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। 13 का ऑप्शन देखिए सी नंबर, ये आपका जो नाइजीरिया है। क्या है, जो आपका नाइजीरिया है इसके अंतर्गत आपका नहीं आता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। और अगला है कि भारत में सबसे लंबा बांध आपका कौन सा है, वो काट दीजिएगा। यहाँ पर बताइए भारत में सबसे लंबा बांध आपसे पूछा गया 14 नंबर में, तो सबसे लंबा बांध है आपका हीराकुंड बांध। कौन सा है भाई, हीराकुंड बांध है आपका, याद रखिएगा। 1948 में, कब, 1948 में उड़ीसा के संबलपुर जिले में महानदी पर यहाँ पर किया गया था, जो लगभग देखा जाए 4.8 किलोमीटर लंबा है, याद रखिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है। यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा, बताइएगा कि किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है 15 नंबर में। तो देखिए भाई आपका दिया गया है यहाँ पर तुर्की है, फ्रांस है, यूनान है, लेकिन जो आपका दिया गया है 15 का सी बेल्जियम। याद रखिए किंगडम ऑफ बेल्जियम ये उत्तर पश्चिमी यूरोप में स्थित है ना, और बेल्जियम की जो समुद्री सीमा है उत्तरी सागर से नहीं मिलती है, याद रखिएगा, है ना। सॉरी, उत्तरी सागर से मिलती है। किससे मिलती है, उत्तरी सागर से मिलती है, उत्तरी सागर से मिलती है, लेकिन भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। ठीक है, भूमध्य सागर से नहीं मिलती है, उत्तरी सागर से मिलती है। ठीक है, चलिए अगला है कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है 16 नंबर में, तो 16 का ऑप्शन हो जाएगा मुद्रास्फीति। क्या होती है, मुद्रास्फीति। हमने आपको डेली आपको यहाँ पर मिलता है क्वेश्चन, है ना। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका नंबर राइट हो जाएगा। जो पैसे की वैल्यू होती है कम होती है, और जो आपकी सेवाओं के लिए अर्थात जो मात्रा होती है, प्रोडक्शन होती है, उसकी वैल्यू बढ़ने लगती है ऐसी स्थिति में। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा औपचारिक रूप से मेक इन इंडिया की पहल की शुरुआत की थी। ये बताइए कि आपके मेक इन इंडिया की जो शुरुआत की गई थी वो आपकी कब से की गई थी। देखो यहाँ पर आपके कहाँ से की गई थी, विज्ञान भवन नई दिल्ली में है, लेकिन आपको बताना है कि मेक इन इंडिया जो पहल की शुरुआत हुई थी वो आपकी कब हुई थी। बताइए भाई, जिन लोगों ने यहाँ पर योजनाओं को अच्छी तरीके से तैयार किया है, 25 सितंबर 2014। क्या, 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था, जिससे भारत को महत्वपूर्ण निवेश, संरचना और अभिनव प्रयोग से वैश्विक केंद्र में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई, याद रखिएगा कि 25 क्षेत्रों की पहचान की गई है। जो आपका मेक इन इंडिया पहल है इसके तहत 25 क्षेत्र, अगर पूछ ले कि कितने क्षेत्र हैं तो 25 क्षेत्रों की पहचान की गई इसके अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया जाता है। चलिए वस्तु एवं सेवा कर को जो आपकी जीएसटी है इसको कितने घटकों पर विभाजित किया जाता है। यहाँ पर जवाब दीजिए 18 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। तो चलिए आपका जवाब इनमें से 18 का क्या बनेगा। तो चलिए आपका जवाब यहाँ पर देखिए डी नंबर आ रहा है, किसी का सी भी आ रहा है।
तो देखा यहाँ पर मुख्य रूप से देखा जाए तो आपकी 3 स्लैब में आपकी है ना, मुख्य रूप से देखा जाए तो आपके 3 स्लैब में आपका है ना, लेकिन यहाँ पर चौथा भी स्लैब है क्योंकि दिया है जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर घटक में क्या कह सकते हैं भाई, घटक में हम लोग क्या कह सकते हैं, एक तो आपका CGST होता है ना, सेंट्रल का हो गया, एक होता है SGST होता है ना, और एक आपका और होता है। तो 3 मुख्य रूप से आपके होते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पॉइंट पूछा जाता कि कितने आपकी जो जैसे आपका 0% है, फिर 5% है, फिर इसके बाद आपका कितना हो जाएगा 15% है, 18% है, 28% है, ये अगर पूछा जाता तो आपका 4 हो जाता है ना। तो इस कारण से हम लोग C नंबर लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड से भारत के किसानों को उनके खेत में मिट्टी के मानदंडों की जानकारी मिलेगी। यहाँ पर बताइएगा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड से भारत के किसानों को उनके खेत में मिट्टी के मानदंडों की, अर्थात यहाँ पर मिट्टी के कितने प्रकारों, यहाँ पर देखिए 19 में, तो ऑप्शन भर दीजिए बी नंबर, मिट्टी के 12 मानदंडों की जानकारी मिलती है। 19 को ऑप्शन जो है बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। और ये मृदा स्वास्थ्य योजना जो आपकी है ना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो आपकी आई थी, ये आपकी कब आई थी, तो 19 फरवरी, क्या 19 फरवरी 2015 को भारत सरकार के द्वारा लाई गई थी। ये जो आपके 12 मानदंड है वो आपके हैं क्या, मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है ना, जिंक हो गया, फेरस हो गया, क्यूप्रिक हो गया, मतलब ये आपके 15 आपके तत्व हैं उनकी जानकारी मिट्टी में मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कृषि विपणन की आधारभूत संरचना कब से प्रभावी हुई थी। 20 को ऑप्शन दीजिए, आपका जवाब क्या हो जाएगा 20 नंबर में। चलिए 20 नंबर यहाँ पर देखिए, आपका जो आंसर है 20 नंबर में ऑप्शन सी, अप्रैल 2014, क्या अप्रैल 2014 से प्रभावी हुआ था। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष आपके कौन है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष आपसे पूछा है, आपका जवाब इनमें से क्या है। देखिए जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं भी वीडियो को लाइक जरूर करें, है ना, शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहें। हमने बता दिया अगर आपका पूरा सपोर्ट रहता है तो आपसे ज़्यादा हमारा सपोर्ट रहता है आप लोगों के प्रति। आप लोगों को इतने मॉडल पेपर और ऐसा ऐसा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं और आप लोगों का सपोर्ट रहता है, तभी तो इतनी क्लासें हम आपको देते रहते हैं। तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रहिए और आपको हम गारंटी देते हैं, आप सभी लोग अगर पहले से जुड़ जाते हैं, अभी से तैयारी करना शुरू कर देते हैं, तो आप लोगों के 90 की परसेंटाइल के नीचे तो किसी के आना ही आना नहीं है, 90 परसेंटाइल के नीचे किसी के नहीं आएंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर पहले से जुड़े हैं तो मेहनत करते रहिए। यहाँ पर देखिए 22-21 जो नंबर है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष 21 नंबर में ऑप्शन बी, ये है आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और इन्हें हम लोग यहाँ पर उद्घाटन समिति के अध्यक्ष भी कहते हैं क्योंकि उद्घाटन इन्होंने ही किया था 9 दिसंबर 1946 को, तो इन्हें उद्घाटन समिति का अध्यक्ष कहते हैं, पहले भी अध्यक्ष कहते हैं, और इन्हें पहला उपाध्यक्ष जो आपके अस्थायी अध्यक्ष वो भी इन्हीं को कहा जाता है। यहाँ पर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं ये 11 दिसंबर 1946 को स्थायी रूप से या सर्वसम्मति रूप से संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। आगे बढ़ते हैं कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी यहाँ पर बताना है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा, चलिए 22 नंबर में ऑप्शन देखिए लगभग सी नंबर आपका जवाब आ रहा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अर्थात जिसे हम लोग महान्यायवादी कहते हैं, महान्यायवादी कहते हैं, याद रखिएगा, जो कि आर्टिकल नंबर आपकी 76 में इसका वर्णन आपको देखने को मिलता है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता रहता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है कि भारत का संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो आप ये बताइएगा संविधान सभा द्वारा जो अपनाया गया ये कब अपनाया गया। चलिए यहाँ पर देखिए जो आपका 26 नवंबर 1949 है, क्या 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। याद रखिए इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को कहा जाता है। तो देखो हमने आपको इसी प्रकार सेम टू सेम क्वेश्चन पढ़ाया भी है कि चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना, यह आर्टिकल नंबर 72 में है और इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है क्षमादान। क्या बोला जाता है, क्षमादान कहा जाता है। याद रखिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है। यहाँ पर आपका 25 का ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन जो है आपका सी नंबर 5 वर्षों का होता है। क्या होता है, 5 वर्षों का होता है। हाँ इससे पहले भी अपना इस्तीफा दे सकता है, अर्थात त्याग पत्र दे सकता है। तो ये जो त्याग पत्र देगा वो किसे देगा, ये जो त्याग पत्र देगा भाई बताइएगा, त्याग पत्र जो देगा ये किसे त्याग पत्र देगा। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो त्याग पत्र किसे देंगे, तो आपके उपराष्ट्रपति को देंगे। किसे देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे। याद रखिए उपराष्ट्रपति को देते हैं, है ना। और इन्हों महाभियोग के द्वारा हटाया भी जा सकता है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि नमक को बर्फ के साथ मिलाने से जो हिमांक होता है वो क्या हो जाता है। हिमांक जो होता है वो क्या हो जाता है, जो आपका है घटता है। क्या होता है, घटता है। जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका कौन सा, यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। ए नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या डाउट है आपको भाई, क्या डाउट है क्वेश्चन नंबर 24 में, क्या डाउट है बताइए, क्या डाउट आपको लग रहा है।
आर्टिकल नंबर 72 में क्षमादान है कि नहीं है? जो उन क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए उस क्वेश्चन में डाउट हो रहे हो, और जिसमें डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, तो जिसमें डाउट होना चाहिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अजीब है। नमक को बर्फ के साथ मिलने से हिमांक क्या होता है? घटता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ये नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है आवर्त सारणी के लंबे आकार में फ्लोरीन किस ग्रुप में और पीरियड में स्थित होता है? चलिए यहाँ पर बताइए, आवर्त सारणी के लंबे आकार में फ्लोरीन किस ग्रुप और पीरियड में होता है? 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपका ग्रुप 17 और पीरियड 2, अर्थात जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। जो मेंडलीव की आपकी सारणी है उसमें ग्रुप 17 में और पीरियड 2 में इसे रखा गया है, इसका प्रमाण क्रमांक 9 होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है। अच्छा यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे लाफिंग गैस निम्नलिखित में से किसका एक यौगिक होता है? लाफिंग गैस मतलब होता है नाक, आपका होता है नाक, नाक में 2 होते हैं छिद्र, और नाक से ऑक्सीजन ही तो लेते हो ना, तो भैया नाक से ऑक्सीजन, तो सूत्र बन गया क्या? N2O बन गया, है ना। अब इसमें होता क्या है? तो इसमें नाइट्रोजन, यहाँ पर जो 28 का ऑप्शन है सी नंबर है, राइट हो जाएगा। इसमें नाइट्रोजन, क्योंकि यहाँ पर यन है तो आपका नाइट्रोजन हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है 29 नंबर में? तो सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और याद रखिए सिरके में 4% से लेके 8% तक एसिटिक अम्ल होता है। कितने? 4 से लेके 8% तक होता है। अगर कभी पूछ ले कि कितना होता है तो आप कहोगे सिरका है तो 100% होगा, 100% नहीं, 4 से लेके 8% क्या होता है? आपका एसिटिक एसिड होता है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अगला, मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल जो होता है वो कितना होता है? लाल रुधिर कणिकाओं का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? तो आपके 120 दिन होता है। क्या होता है? 120 दिन होता है, याद रखिएगा। वहीं पर जो आपकी WBC होती हैं तो WBC के जीवन काल 2 से लेके आपके 5 दिन तक होती हैं, है ना। मैक्सिमम तो 5 ही दिन आपका कहेंगे, और तो कम ही हो जाती हैं। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है महत्वाकांक्षा किन शब्दों से मिलकर बना है? महत्वाकांक्षा किन शब्दों से मिलकर बना है 36 नंबर में? आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो देखो इसे आप तोड़ेंगे तो निकलेगा महत्व, और निकलेगा क्या? आकांक्षा निकलेगा। तो महत्व धन आकांक्षा कहां पर है? ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है? इसमें संधि कौन सी है? तो देखो यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा है कि नहीं है, तो इसका मतलब छोटा यहाँ पर है, बड़ा यहाँ पर है, दोनों को मिलाकर क्या बन गया? छोटा आ प्लस बड़ा बराबर क्या बन जाएगा? बड़ा। तो बड़ा हो गया क्या? तो आपका दीर्घ स्वर संधि हो गया। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर आपका कौन सा? बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दोनों में कोई अंतर, बी वाले में कोई दिक्कत है क्या भाई? बी वाले में और सी वाले में कोई सेम टू सेम लग रहा है क्या? ये बताइए, बी और सी वाले में सेम तो नहीं है भाई? बी और सी सेम लग रहा है भाई, है ना। सेम लग रहा है तो दोनों को भाई एक साथ कर लीजिए, अगर सेम लग रहा है ना। यहाँ पर ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो सेम कर लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, बस इसने क्या किया है? गड़बड़ी कर दिया है इसमें। क्या कि इसको अगर थोड़ी गलती कर देता तो ठीक हो जाता। ठीक है, और एक ही लगाना है यार, लेकिन यहाँ टाइप हो गया तो इसका मतलब तो हमारे खोपड़े में चढ़ जाओगे सब लोग। अरे ये प्रैक्टिस पेपर है, आयोग भी गड़बड़ी कर देता है। एक पेपर में कम से कम 5 गड़बड़ी तो आपकी आती ही आती हैं, इतना तो आप लोग समझदार हो गए हो। चलिए, अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या होता है? अंधे के हाथ बटेर लगना, यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या? कि अपात्र को सफलता या सम्मान मिल जाना। मतलब जिन लोगों ने पीईटी में तैयारी नहीं किया है और उन लोगों को अगर 90% मिल जाता है तो भैया उनको अंधे के हाथ बटेर लग गया। और गलती से लेखपाल का पेपर भी निकाल लिया गलती से, तो भैया और ही अच्छी बात है कि वो, है ना। तो इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर हो जाएगा, अपात्र को सफलता या सम्मान मिल जाना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, युद्ध की इच्छा रखने वाले को कहलाते हैं? युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहलाते हैं? चलिए, यहाँ पर जो आपका 38 नंबर है वो ऑप्शन हो जाएगा युयुत्स होता है। क्या होता है? युयुत्स होता है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका बहुवचन है? चलिए, बहुत लोग सोचते हैं बिना मेहनत के पास हो जाएंगे। याद रखिए, बिना मेहनत के यूपी में पास नहीं हो सकते हो। हाँ, पैसे जरूर पास हो जाओगे, मेहनत से, थोड़ा बहुत मेहनत से कोई काम नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत मेहनत करने से केवल पेट पाला जा सकता है। देखिए 39 का जो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ओट हो जाएगा, है ना। जो ओट होते हैं आपके वो क्या होते हैं? बहुवचन में ही तो आपके होते हैं, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी नंबर। अगला यहाँ पर दिया है, अनुपम का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है? अनुपम का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा 40 में? तो 40 का ऑप्शन देखिए, यहाँ पर अद्वितीय जो ऑप्शन आ रहा है, कौन सा? डी नंबर है। अद्वितीय जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है ना। ऑप्शन बने आपका डी नंबर। भैया आप लोग, कुछ ही लोग हैं जो सब लोग जवाब नहीं देते हैं, है ना। सब लोग एक साथ जवाब नहीं देते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो जवाब दिया करते हैं। सब लोग जवाब दिया करें, सब लोग पढ़ाई करते हैं, सब लोग जॉब पाएंगे, है ना। सब लोग यहाँ पर घूसखोरी करेंगे, तो ये सब लोग जवाब दीजिए। चलिए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है स्टार्म फिलोमेना ने किस देश को प्रभावित किया है?
61 नंबर आपको बताना है कि स्टार में फिलोमेना ने किस देश को प्रभावित किया है। यहां पर देखिए 61 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा, स्पेन को प्रभावित किया है। यहां पर जो ऑप्शन है वो आपका बी वाला राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया है कि पैसोनक रोकोमेट नामक निवेशक जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। पैसोनको और दूसरा कौन है तो आपके रोकोमेट, ये निवेशक जागरूकता अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है। यहां पर 62 नंबर का जो ऑप्शन है आपका ये नंबर हो जाएगा, HDFC म्यूचुअल फंड ने शुरू किया है। सॉरी HD नहीं, आई वाला है, IDFC म्यूचुअल फंड ने इसे शुरू किया है। 62 का ऑप्शन ए वाला आपका इसका आंसर बनेगा भाई, ठीक है, IDFC। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मेकिंग ऑफ द जर्नल ए हिमालयाज इको पुस्तक के लेखक आपके कौन हैं। मेकिंग ऑफ ए जर्नल ए हिमालयाज इको पुस्तक के जो लेखक है वो आपके कौन हैं। यहाँ पर आपका आंसर जो बनेगा 63 नंबर में वो आपका कौन सा बनेगा, तो इसका आंसर बनेगा आपका यहाँ पर जनरल कोनसम हिमालय सिंह। यहाँ पर जो आंसर है आपका डी हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल कोनसम हिमालय सिंह होंगे, ठीक है। इसका जो आंसर है वो आपका डी वाला बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तमिल अकादमी और कोंकणी अकादमी की स्थापना की गई है। तमिल अकादमी और कोंकणी अकादमी की स्थापना की गई है, कहां पर की गई है 64 में, तो याद रखिए आपके दिल्ली में की गई है। कहां पर आपके दिल्ली में, ऑप्शन बनेगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। बताइए 65 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा कि नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है ये किसे बनाया गया है। 65 को ऑप्शन देखते हैं कितने लोग सही करेंगे। यहाँ पर देखिए बी नंबर आपका दे रहा है चाचा चौधरी, है ना। यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है, बी नंबर है चाचा चौधरी इसका आंसर बनेगा भाई, अमिताभ बच्चन नहीं है, यहाँ पर चाचा चौधरी हैं। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है जो कि काफी लोगों ने जवाब पहले से ही दे दिया है, बहुत बढ़िया तैयारी है। देखिए केंद्र सरकार ने किसी देश का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है, तो ये देश के नया चुनाव आयुक्त कौन है 66 नंबर में, ये है आपके राजीव कुमार है। कौन है, राजीव कुमार, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, किससे सम्मानित किया गया है, ये किया गया है हेमंत कुमार पांडे को। हेमंत कुमार पांडे जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भारत की पहली महिला सैन्य राजनयिक किसे नियुक्त किया गया है। ये भारत की पहली महिला सैन्य न्यायिक हैं जो कि सेवा के क्षेत्र में 17 साल से सेवा दे रही हैं और इन्हें नियुक्त किया गया है राजनयिक, किसे नियुक्त किया गया है। 68 का ऑप्शन ये है अंजलि सिंह। अंजलि सिंह याद रखिएगा यहाँ पर अंजलि सिंह है। अब ऑप्शन में घुमाने के लिए अंजलि सिंह अरोरा भी दे दिया है, लेकिन आप कौन सा लगाना है, डी नंबर अंजलि सिंह, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है कि ड्रीम्स फ्राई माई फादर पुस्तक के लेखक कौन है। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर पुस्तक के लेखक कौन है, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, बराक ओबामा है। कौन है, बराक ओबामा थे। इसका ऑप्शन जो है वो आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है नाटो के वर्तमान महासचिव आपके कौन है। चलिए यहाँ पर बताइए कि नाटो के वर्तमान महासचिव इनमें से कौन है। चलिए 70 नंबर में 70 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये है आपके कौन, जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ऑप्शन बनेगा कौन सा, यहाँ पर आपका बनेगा डी नंबर। याद रखिए इनका कार्यकाल जो है वो आपके 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। याद रखिए 30 सितंबर 2023 तक इनको बढ़ा दिया गया है ना। लगभग पहले आपका कह सकते हैं अभी तक का था, लेकिन एक साल फिर से बढ़ा दिया गया है, तो यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं 71 नंबर में, ऑप्शन ए हो जाएगा 25 जनवरी। यहाँ पर कर लीजिए 25 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। श्रमिक दिवस कब मनाते हैं, श्रमिक दिवस कब मनाते हैं, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा भाई, श्रमिक दिवस कब मनाते हैं 72 नंबर में। आपका जवाब क्या बनेगा, 72 का ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, 1 मई को मनाते हैं। कितने को मनाते हैं, 1 मई को मनाते हैं, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। और अगला क्वेश्चन दिया है माई ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। माई ट्रूथ नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके कौन है 73 नंबर में। तो ये आपकी कौन सी भाई, ऑप्शन बताइए 73 का जवाब क्या बनेगा। यहाँ पर जवाब दीजिए आप सभी लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, खुश हैं क्या भाई। चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है काफी लोगों के अलग अलग यहाँ पर आंसर आ रहे हैं। माई ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अरे यार आप लोगों ने तो ऐसे जवाब दिया, सबका अलग अलग आ रहा था। यहाँ पर डी होगा, इंदिरा गांधी होगा, हमें भी कंफ्यूज आप लोगों ने कर दिया था। याद रखिए माई ट्रूथ नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके इंदिरा गांधी हैं भाई। कौन है, इंदिरा गांधी हैं, ठीक है। सब लोग तो यहाँ पर खुशवंत कर रहे थे, तो हम कंफ्यूज हो गए कि क्या हम गड़बड़ी कर रहे हैं क्या। यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, इंदिरा गांधी बनेगा भाई। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है।
बटेश्वर मेला 74 नंबर में, ऑप्शन हो जाएगा डी आपके आगरा में, है ना, आगरा में होता है। और कोई भी पूछ लेता है कब, तो आपके फरवरी महीने में होता है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंग पटल का हिस्सा है जो बच्चे के जन्म के अवसर पर मनाने के लिए मनाया जाता है। यहाँ पर आंसर 75 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो आपका हो जाएगा सोहर, है ना, क्या होता है, सोहर होता है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। और अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कौन से आर्टिकल में होता है, तो ये आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 66, है ना, अनुच्छेद 66 के तहत चुनाव होता है। यहाँ पर आंसर जो आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम संख्या या ताकत क्या है। 77 का देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही करेंगे। पिछली बार यही पेपर में आपका आया भी था, है ना, पिछली बार पेपर में यही सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। बहुत लोगों ने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से क्वेश्चन को गलत कर दिया था। यहाँ पर याद रखिए 552, क्योंकि काफी लोगों के दिमाग में होगा कि 2 इंग्लो इंडियन हटा दिए गए हैं, लेकिन आपको यह भी दिया गया, संविधान में लिखा गया था कि 2026 तक ये जो सीटें हैं यथावत रहेंगी, तो ये 2026 तक आपका है, तभी के बाद ये 2 यहाँ पर हटाएंगे, इसके बाद जो भी ऐड होंगे, है ना, तो इसमें आपको अधिकतम क्या लगाना है, 552 ही लगाना है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सिरसी सुपारी पहली एरेनिका नट है जिसे भौगोलिक संकेत तथा जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यह सुपारी किस राज्य में उगाई जाती है। ये सिरसी सुपारी आपकी दी गई है और ये है आपके कहां पर, ऑप्शन ए कर्नाटक में है। कहां पर है, कर्नाटक में है। यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर, कर्नाटक इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, लेब्रोन जेम्स कौन सा अंतरराष्ट्रीय खेल खेलते हैं। लेब्रोन जेम्स कौन सा अंतरराष्ट्रीय खेल खेलते हैं, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए ये खेलते हैं बास्केटबॉल। क्या खेलते हैं बास्केटबॉल खेलते हैं, ऑप्शन बनेगा यहां पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, बास्केटबॉल खेलते हैं, याद रखिएगा। और ये अमेरिका के हैं, कहां के हैं, आपके अमेरिका से हैं, अमेरिका से हैं, याद रखिए अमेरिका के खिलाड़ी हैं। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1950 में निम्नलिखित में से किस फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था। राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था, यहां पर जवाब देना है। चलिए क्या हो जाएगा, हम तो भैया यहां पर सेब लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे, आप लोग क्या लगाएंगे भाई, हम तो सेब लगा रहे हैं, आप बताइए क्या लगाएंगे, आम लगाएंगे। तो देखिए ऑप्शन जो बनेगा आपका यहाँ पर आपका बी नंबर आम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, आम का जो राष्ट्रीय फल है। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय मिठाई क्या है, राष्ट्रीय मिठाई क्या है, तो आप बताइए राष्ट्रीय मिठाई है क्या, राष्ट्रीय मिठाई क्या है, तो आपकी जलेबी, है ना, जलेबी जो आपकी राष्ट्रीय मिठाई। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो दिया गया है आपका गद्यांश दिया गया है, और गद्यांश में दिया गया है किसके बारे में, अपने देश की स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है कि हमें स्वतंत्र हुए 15 वर्ष ही हुए थे कि पड़ोसी देश चीन ने हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया, और उत्तरी सीमा की सफेद बर्फीली चोटियां शहीदों के खून से सन कर लाल हो गईं। हजारों माओं की गोदें सूनी हो गईं, हजारों की मांग का सिंदूर पुछ गया, और लाखों अभागे बच्चे पिता के प्यार से वंचित हो गए। गणतंत्र दिवस निकट आ रहा था, देश का हौसला पस्त था, कोई उमंग नहीं रह गई थी पर्व मनाने की तब यह सोचा गया कि जानी मानी फिल्म हस्तियां आयोजन में शामिल हों तो भीड़ उमड़ेगी, वहां कोई ऐसा गीत प्रस्तुत हो जाए जो लोगों के दिलों को छूकर उन्हें झकझोर सके। चुनौती फिल्म जगत तक पहुंची, यह नौजवान गीतकार प्रदीप ने, देखिए कौन है भाई, ये नौजवान गीतकार कौन है, प्रदीप ने चुनौती स्वीकार कर मन बनाया और गीत लिखना शुरू किया। लेकिन सुर और स्वर के बिना गीत का क्या। प्रदीप संगीत निर्देशन श्री रामचंद्र के पास पहुंचे, उन्हें गीत पसंद आया और रक्षा मंत्रालय को सूचना दे दी। 26 जनवरी का शुभारंभ दिन आया, लाखों की भीड़ बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। तब तक जो धुन बज रही थी वह हटी और थोड़ी देर शांति रही। तभी उस शांति को चीरता हुआ लता मंगेशकर का वेदना और चुनौती भरा स्वर सुनाई पड़ा, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, है ना। समय जैसे सब थम गया, जैसे ये गाना शुरू हुआ तो थोड़ी देर के लिए जो ये समय था बिल्कुल ऐसा थम गया, इतनी सुरीली आवाज थी, सभी के मन एक ही भाव और एक ही रस में डूब गए। गीत समाप्त हुआ तो लगभग 2 लाख लोग सिसक रहे और आंसू थे कि थमते ही नहीं रहे थे। ऐसा यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, ये गाना गाया था। तो देखिए क्वेश्चन यह है कि ऐ मेरे वतन के लोगों गीत के बारे में क्या सच नहीं है, 41 नंबर में क्या सच नहीं है, 41 नंबर आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखो दिया गया है कि मन्ना डे ने सुर दिया था, तो ये बात गलत है ना, मन्ना डे ने आपका सुर नहीं दिया था, श्री रामचंद्र ने संगीत दिया, लता मंगेशकर ने स्वर दिया और प्रदीप ने लिखा था। तो देखो आपका जवाब 1 नंबर हो गया। ये जो आपका गद्यांश है हो सकता है इस बार को पूछा जा सकता है, ये गद्यांश हो सकता है पूछा जा सकता है जब कोई महान हस्ती खत्म होती है, और महान हस्ती थी आपकी लता मंगेशकर, तो हो सकता है यहां से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे पिछली बार हमने बताया था कि कोई ना कोई महापुरुष से ही आपका गद्यांश आएगा, जैसे कि महात्मा गांधी से आया था, और इस बार जो गद्यांश आएगा कुछ इस प्रकार से महान
महान व्यक्ति से ही आएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत ने 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग न रहने का जो कारण था वो क्या कारण था 42 नंबर में। तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, हजारों युवाओं का शहीद होने के कारण 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग किसी के पास नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि रक्षा मंत्रालय को सूचना दी गई होगी, रक्षा मंत्रालय को सूचना दी गई होगी यहाँ पर 43 नंबर में। 43 क्वेश्चन जगह फिल्मी हस्तियां भाग लेंगी, मतलब रक्षा मंत्रालय ने सूचना दिया कि इस बार को फिल्म जगत में फिल्मी जो हस्तियां हैं वो भी भाग ले रही हैं, यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा। और पीठ में छुरा घोंपने का अर्थ क्या होता है, पीठ में छुरा घोंपना का अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन होता है बी नंबर, विश्वासघात करना, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। और अगला है जानी मानी फिल्मी हस्तियों को बुलाने का निर्णय क्यों लिया गया था, यहाँ पर निर्णय जो लिया गया था वो क्यों लिया गया था 45 नंबर में। तो देखिए दिया गया है भीड़ जुटाने के लिए, क्योंकि भैया यहाँ पर अगर कोई ऐसी चीज हो बताने वाली ज्ञान वाली तो लोग नहीं जाते हैं, लेकिन फिल्मी हस्तियां अगर पहुंच जाती हैं तो देखने जाते हैं कि वो ओरिजिनल वही तन लगता है कि नहीं लगता है, पैंट वही पहने कि नहीं पहने, फैशन वही पहने कि नहीं है, लिपस्टिक वही लगी है कि नहीं लगी है, यही सब देखने के लिए जाते हैं और भीड़ इकट्ठा करते हैं। अगला यहाँ पर देखो दिया गया है क्या, पद्यांश दिया गया है। पद्यांश को भी आज हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वाला कण, विश्व सरब सिर धुन कहता मैं, हाय न जल पाया तुझमें मिल, सिर सिर सिहर सिहर मेरे दीपक जल, जलते नभ में देख असंख, स्नेहित नित कितने दीपक, जलमय सागर उर जलता, विद्युत ले घिरता है बादल, विहंग विहंग मेरे दीपक जल। पद्यांश बहुत अच्छा दिया है और हो सकता है ये भी पद्यांश आपको मिल सकता है। इस पद्यांश की जो भाषा है वो आपकी कैसी है, पद्यांश की भाषा है सरल और साहित्यिक है, सरल है साहित्यिक है। देखो आपने हमने भी पढ़ लिया और आपने भी उसे पढ़ लिया, तो ये सरल और साहित्यिक आपकी है। अगला दिया गया है कि इस पद्यांश में कवि ने दीपक के माध्यम से किसे संबोधित किया है, किसे संबोधित किया है, तो ये मनुष्यों को संबोधित किया है ना, जैसे दीपक जलता है प्रकाश देता है वैसे मनुष्य के बारे में भी यहाँ पर संदेश दिया है। और इस पद्यांश की जो शैली है वो आपकी कैसी है, तो यहाँ पर आपका है पद्यांश की शैली प्रतीकात्मक संबोधक चित्रात्मक नहीं है, भावात्मक है ना, कैसी है, भाव को दर्शा रही थी, तो ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। अगला है विहंस शब्द का अर्थ क्या होता है, तो विहंस का जो अर्थ होता है ये होता है हंसी होती है, क्या होती है, हंसी होती है। और अगला है दीपक में मिलकर कौन जलना चाहता है, दीपक में मिलकर कौन जलना चाहता है, यहाँ पर देखिए तो आपके विरह रूपी जो पतंगा है, विरह रूपी जो पतंगा है वो दीपक में मिलकर जलना चाहता है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका पीईटी का बेहतरीन लाजवाब मॉडल पेपर। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।